हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ अच्छा पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। आज हम आ गए 1.2 एक्सरसाइज पर। 1.2 एक्सरसाइज में क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था रियल नंबर के कि 1.1 जो एक्सरसाइज थी वो यूक्लिड के ऊपर थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। 1.2 एक्सरसाइज जो है वो फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम के हैं। तो मैंने वापस से यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम लिखी है, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पहले भी मैंने आपको बताया ये फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने दो नंबर्स के फैक्टराइजेशन लिखे। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 140 का फैक्टराइजेशन, ये उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। ये 140 के हमारे क्या हो गए फैक्टर्स। ये 156 के फैक्टर हो गए। जब तक 2 से, अगर इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे आके जाके नंबर हो रहा है 13 से, तो 13 बन जा 30। क्लियर है? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स, किसी भी कंपोजिट नंबर के, मैंने आपको बताया था 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जितने भी नंबर आगे बढ़ते जाते हैं जो प्राइम नहीं है वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है इनके जो हमने लिखे हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, पढ़िए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड बोले या फैक्टराइज। ये देखिए फैक्टराइजेशन इधर है। 150 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो कैन बी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम। यानी एवरी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर कर सकते हैं प्राइम के फॉर्म में, प्राइम नंबर के फॉर्म में हम इनको फैक्टराइज करते हैं। ये बचपन से करते आ रहे हैं, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब समझ लीजिए, यूनिक का मतलब क्या है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। अब कहने का मतलब ये है कि 140 है तो इसके फैक्टर 2 मतलब 2 5 और 7 ही हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कोई नया नंबर आ जाएगा कि 13 शामिल हो जाएगा, या 3 नहीं आ रहा है तो 3 शामिल हो जाएगा। ऐसा मन से कुछ नहीं होता है। 140 के जो फैक्टर है 2 5 7 जो आ रहे हैं वो 2 5 7 ही होगा। 3 हम मन से नहीं जोड़ सकते कि 3 हमने ले लिया, मन से हमने 11 ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, कहने का मतलब है कि वो यूनिक ही होंगे, उनका ऑर्डर कुछ भी हो। अगर मैं 5 से पहले डिवाइड कर दूं, 7 से पहले डिवाइड कर दूं, उसके बाद 2 से, फैक्टर्स तो यही आएंगे, फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, उनके ऑर्डर से कोई फर्क, उसके जो फैक्टर होते हैं यूनिक फैक्टर्स होते हैं उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। क्लियर है? थ्योरम समझ में आई कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उस कंपोजिट नंबर के वो कैसे होते हैं, यूनिक। उसके जो उसका जो तरीका होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिक तो यूनिक ही होंगे। अगर मैं इसको पहले 7 लिख दूं, फिर 5 लिख दूं, फिर 2 लिख दूं, तो वही फैक्टर्स तो वही है, यूनिक ही फैक्टर है। फैक्टर में तो कोई बदलाव नहीं आया, हमने उसका क्रम बदल सकते हैं। तो उसके क्रम का जो है वो उसके यूनिक फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके क्रम से कोई उसके फैक्टर्स नहीं बदल जाते। क्रम को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे उसके जो यूनिक फैक्टर्स होते हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। क्लियर है? अब देखिए इसके हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटे क्लास में हर बच्चे ने ये चीज पढ़ी है, फैक्टराइजेशन, और इसी को हम वर्ड बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन का ही दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है?
देखिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले तो हमने फंडामेंटल थ्योरम समझ ली। फंडामेंटल थ्योरम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोलता है वो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों जैसा ही क्वेश्चन है कि जो नंबर दे रखे हैं उसके हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर लिख रखे हैं उसके हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स। उसने बोला है बच्चों को जैसे छोटे क्लास में पूछा जाता था ऐसे ही आपको बड़े क्लास में पूछा जा रहा है। बस फर्क इतना आ गया कि छोटे क्लास में छोटे नंबर और बड़े क्लास में बड़े नंबर। तो यहाँ पर 140 का वो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो ये देखिए 140 के प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो ये मैंने पहले प्राइम फैक्टर कर लिए। 156 के प्राइम फैक्टर लिखना है, ये मैंने फैक्टर्स कर लिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए इसके फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिखना था, ये लिख दिए मैंने प्राइम फैक्टर। क्योंकि देखिए 2 की पावर 2 बोले तो फैक्टर तो प्राइम एक 2 ही नंबर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 5 और 7, यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है और 5 है और 7 है। 3 नंबर जो है इसके प्राइम फैक्टर है। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और यहां पर हम बात करें तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है, तो वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही फंडामेंटल थ्योरम है। बस नाम हमको याद करने को बोल रहा है कि बेटा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका नया नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और पहले क्वेश्चन में उसने यही चीज बोली है कि आप ये जो गिवन नंबर है उनके प्राइम फैक्टर लिखिए। तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर, यही इसका आंसर है। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 1 बन के आगे के 3rd 4th 5th जो भी पार्ट दे रखे हैं उनको करते हैं। देखिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd 4th और 5th पार्ट पर। क्वेश्चन हमारा वही है कि इसके क्या लिखना है, हमें इन नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका वही है कि हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए हमने 3 से डिवाइड करा, 3 से करा, 5 से करा, 5 से और 17 से। तो ये आपको आना चाहिए कि ये जो नंबर है ये 5 है तो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 3 से, कौन सा नंबर 5 से। ये डिविजिबिलिटी हम 8th क्लास में पढ़ते हैं और वो अच्छे से अगर आता है तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर्स निकाले 3825 के, और ये हमारे फैक्टर्स तैयार है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 505 है, दिख ही रहा है कि ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से कर दिया। फिर अब ये 10, अभी हमें ट्राई करना पड़ेगा। ये दिख रहा है कि 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो किससे हो रहा है, 7 से। ट्राई करते जाते हैं। 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से करेंगे, 7 से नहीं हो रहा है 11 से करेंगे, 11 से नहीं हो रहा है 13 से करेंगे, 13 से नहीं हो रहा है 17 से करेंगे, 17 से नहीं हो रहा है 19 से करेंगे, 19 से नहीं हो रहा है 23 से करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस आपको समझ में आना चाहिए, इन नंबरों की प्रैक्टिस होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में पढ़ के आए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वहां छोटे छोटे नंबर्स का था और यहाँ थोड़े बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 5005 का करा, तो 5 7 11 13 हमारे इसके क्या है, फैक्टर्स। ये आपको खुद से निकालना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए 7429 है, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि 13 तक के आपने चेक करे डिवाइड नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, कोई नंबर तो गलत नहीं है। बच्चा ये जल्दी सोच लेता है, ऐसा तो नहीं मैडम ने क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्वेश्चन बुक में गलत तो नहीं है, ये तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, आपके कोर्स में फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है और बड़ी क्लास है, तो थोड़े से बड़े नंबर तक भी ट्राई करना है। तो इसलिए ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 17 से डिविजिबल है, तो आप इसको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस करें कि 7429 17 से डिविजिबल है। तो ये 17 से डिविजिबल हो गया, उसके बाद 437 आया जो किसी से नहीं जा रहा है, 19 से जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं जो 17 और 19 से ही डिविजिबल है। यानी हमने यहाँ तक देखिए, यहाँ मैंने 3 5 देखा और 17 आया, यहाँ पर देखिए 5 7 और 11 से होगा, ये थोड़े छोटे थे,
लेकिन ये नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो गया, इसमें डिविजिबल हो रहा है 17 से, 19 से और 23। अब हम इसके फैक्टर लिख देते हैं, बहुत ही आसान हो गया। अगर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, और इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को लिखने का तरीका ऐसा होता है कि 3825 है और इसके ये फैक्टर, तो ऐसा लिखते हैं, ये 3 आएगा और यहाँ पर 1275। इसी चीज को ऐसा ट्री के फॉर्म में लिखते जाते हैं, ऐसा बनता जाता है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, इसको हम बोलते हैं फैक्टर। चीज वही है, थोड़ा सा तिरछा करके लिख देते हैं। यहाँ पर हमने सीधा करके लिखा, वहां पर ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि ट्री की डालें कैसी होती है, फैली हुई होती है। तो ट्री के फॉर्म में लिखना, फैक्टर वही है, वही सारी चीजें आएंगी। 2 बार 3 आएगा, 2 बार 5 आएगा, फिर 17 आएगा, पर हम उसको कैसा करेंगे, थोड़ा ये सीधा ना लिख के तिरछा लिखते हैं, तो ट्री का फॉर्म दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। एक ही बात है, फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री से बोले या प्राइम फैक्टराइजेशन बोले, एक ही बात है। तो इससे इस तरीके से लिखे, इस तरीके से लिखे, एक ही बात है। लेकिन बोलता है कि फैक्टर ट्री, तो उसको फैक्टर ट्री के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, फैक्टर ट्री के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। यहाँ वापस से 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आता है 425। फिर ये 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ऐसा चलता जाता है। ऐसे ही करने के बाद आप इसको तिरछा करके लिख देंगे, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। अब देखिए, उसने हमसे फैक्टर पूछे थे, प्राइम फैक्टर, तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 70। इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसके फैक्टर हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। 7 4 2 9 के फैक्टर होगा हमारे 17 19 23। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, 4th पार्ट और ये 5th पार्ट। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड करना है, हमें नंबर गिवन है, उन नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी ऐसा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, यानी ये जो दोनों नंबर हैं, अगर इन दोनों का मल्टीपल करें तो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए 26 और 91 का चाहिए मुझे, तो इसका एचसीएफ चाहिए। देखिए ये दोनों नंबर है, ये 26 का, यहाँ पर देखिए 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 30, 91 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 30। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13। तो एचसीएफ जो होगा वो होगा 26, 91 का एचसीएफ होगा 13। जो दोनों में कॉमन होता है, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, वो उसका होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर है ये 13, ऐसा नंबर है जो 19 को भी डिवाइड करेगा, 13 ऐसा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ यानी जो कॉमन नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब मुझे चाहिए एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या। एलसीएम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों नंबर्स के द्वारा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जो कॉमन नंबर होता है वो ले लेते हैं, और 2 और 7 भी ले लें, तो फिर ये देखिए जो गिवन नंबर है, ये टोटल मल्टीपल अगर इसका आएगा तो वो 26 से भी डिवाइड हो जाएगा और 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर एलसीएम होता है, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर के द्वारा डिवाइड हो। तो देखिए अगर ये बड़ा नंबर है, 2 ले लिया, 7 ले लिया और 13 ले लिया, इन तीनों का जो मल्टीपल आएगा, इन तीनों का जो मल्टीपल आएगा वो हमारा क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमारा क्या आएगा, एलसीएम। अब इसमें देखिए आप 26 से डिवाइड करिए तो 13 टू 26 डिवाइड हो रहा है, और 91 से डिवाइड करिए तो 37 से 91 से डिवाइड हो रहा है। यानी एलसीएम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर के द्वारा डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ वो कॉमन नंबर होता है जिसके द्वारा हम गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। तो कॉमन नंबर एचसीएफ होता है
और एलसीएम में कॉमन नंबर को एक बार लिखा जाता है। एलसीएम में जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको लिखते हैं और जो कॉमन नंबर होता है उसको लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। वो आएगा हमारा 182। ये तो हम मल्टीपल करके लिख लीजिए, ये हमारा आंसर आएगा 182। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लें। तो देखिए अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आपके सामने लिख रही हूँ 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, आपको दिखाई देगा। ये मेरा एलसीएम लिखा हुआ है और ये मेरा एचसीएफ लिखा, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये लिखा हुआ है। अब उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी एक नंबर ए है मेरा, एक नंबर बी है, ये दो नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए 26 है। तो 26 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 26 इंटू क्या लिखना है 91। तो यहाँ पर आप वापस देखिए 26 लिखा हुआ है 2 इंटू 13 और 91 लिखा हुआ है 7 इंटू 13। तो आप यहाँ पर मैच करिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम में जो नंबर आ रहा है 13 दो बार आ रहा है और 2 इंटू 7 आ रहा है, और यहाँ पर ए और बी के मल्टीपल में भी आप देखिए 13 दो बार आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, समझ में आया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या निकालना था, एचसीएफ, हमें निकालना था एलसीएम। कैसे निकालना है, यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उससे हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर को लिख लिया, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। एलसीएम में कॉमन को एक बार लेते हैं, बाकी बचे हुए नंबर का मल्टीपल लिख देते हैं, वो एलसीएम होता है। और जब हम दोनों का मल्टीपल लिखते हैं और जो मल्टीपल ऑफ नंबर लिखते हैं वो दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड। ये हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, वेरीफाइड। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है 510 और 92। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो देखिए हमारे 510 के फैक्टर क्या हो गए, 510 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और हमारे 92 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो मैंने आपको बताया एचसीएफ जो होता है वो कॉमन नंबर होता है। तो 92, 510 में एचसीएफ में कॉमन क्या है, देखिए 2 ये कॉमन है, बाकी तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, बाकी तो कुछ भी कॉमन, यहाँ पर 3 है, 5 है, 17 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 है और 23 है, केवल 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2। एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, अच्छे से समझ लीजिए स्टेप को। एलसीएम में कॉमन नंबर को एक बार लिखते हैं, यानी दोनों में 2 है लेकिन एक ही बार आएगा और बाकी बचे हुए नंबर आएंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 17 और ये आएगा 23। तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ। और हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए आप लिख दीजिए, एचसीएफ हमारा क्या है 2 और एलसीएम हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल है। और अगर हम नंबर लें ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हमारा कितना है 510 इंटू 92। तो इसके लिए जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आप ये ध्यान से देखिए कि यहाँ जितने नंबर लिखे हैं यहाँ भी दोनों के मल्टीपल में भी उतने ही नंबर लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ
टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर वेरीफाइड। क्लियर है, समझ में आया। अब इसके जो मल्टीप्लाई है वो आप मल्टीपल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। मेनली आपको समझ में आया कि हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, दोनों का मल्टीपल करा तो ये नंबर आया, और जब हमने प्रोडक्ट करा और इनके फैक्टर्स को देखा तो ये जो नंबर आ रहे हैं इनमें, इसमें भी वही सेम नंबर है, तो इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। देखिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इसने पूछा एलसीएम एंड एचसीएफ और वेरीफाई करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही करने का तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 336 है, इवन नंबर है 2 से जाएगा, फिर इवन है 2 से जाएगा, फिर इवन है 2 से जाएगा, फिर इवन है 2 से जाएगा, फिर अब ये ऑड हो गया तो 3 से जाएगा और ये 7 आ गया, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। ये हमें पहचानना आना चाहिए कि किससे जाता है। ये हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर 336 के फैक्टर कर लिए हमने और 54 के फैक्टर कर लिए। क्लियर है। अब ये जो फैक्टर आ गए तो इसके सामने लिख देंगे। 336 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2। देखिए अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 ऐसा है। और यहाँ 54 के फैक्टर जो है वो क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 3 ऐसा है। देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको बोला कि जो कॉमन नंबर होता है वो उसका एचसीएफ होता है। कॉमन नंबर जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 54, 336। अब कॉमन नंबर देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक जो छोटा नंबर है इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो ये आएगा हमारा 2 एचसीएफ आएगा। एक इसमें से निकल जाएगा और एक इसमें से, यानी ये जो कॉमन नंबर है वो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ। और यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये आ गया हमारा 3। और 7 नहीं है, 7 एक ही नंबर में है, दूसरे में नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इसका एचसीएफ। क्लियर है, समझ में आया कि 2 इंटू 3 यानी 6 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम 54, 336 बराबर हमारा आएगा। एलसीएम का मैंने आपको बोला कि कॉमन नंबर है वो एक बार आया, कॉमन नंबर आ गया एक बार। ये जो नंबर है कॉमन यानी ये आ गया। अब इसमें कितना बचा, 2 की पावर 3 बचा। कॉमन नंबर यहाँ से देखिए, ये इसमें से चला गया और एक 3 इसमें से चला गया, तो ये कॉमन नंबर बाहर चले गए। अब बचे कितने नंबर, यहाँ पे बचा 2 2 2। तो यहाँ पर एलसीएम में हम लिखेंगे 2 3 को एक बार लिख दिया, उसके बाद हम जो बचे हुए नंबर है वो लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसमें यहाँ पे 7 और यहाँ पर इसमें 3 इंटू। तो ये हमारा जो मल्टीपल आएगा वो हमारा एलसीएम होगा और ये जो एचसीएफ है ये हमारा एचसीएफ हो गया। कॉमन नंबर एचसीएफ होता है, यहाँ पर एक 2 कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है दोनों में। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है और कॉमन को एक बार लिखते हैं, बचे हुए नंबर के मल्टीपल को कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम। अब उसने बोला वेरीफाई, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हमारा होगा, देखिए 2 इंटू 3 आ गया एक ब्रैकेट में और ये दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ये नंबर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। और जब नंबर का प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी है 54 इंटू 336। जब इसके नंबर का मल्टीपल करेंगे तो देखिए सारे नंबर का मल्टीपल करेंगे, 336 में ये पूरे नंबर और 54 में वो पूरे नंबर, तो ये सारे नंबर यहाँ शामिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर 4 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5, तो ये 5 और 3 की पावर 4 1 2 3 4 और ये 7। तो ये देखिए ए इंटू बी बराबर भी वो सेम नंबर आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल में भी सेम नंबर आ रहा है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा ए इंटू बी वेरीफाइड। हमने फैक्टर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आप चाहे तो इसको मल्टीपल कर ले, पर मतलब वही है
कि मल्टीपल करना, पहले हमने फैक्टर बनाया वापस मल्टीपल कर रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है उसका। देखिए आपको मालूम है कि उसने पहले फैक्टर पूछे हैं तो फैक्टर से दिखाना आसान हो रहा है। तो ये हमें वो समझाना चाह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम जब निकालते हैं तो उनका मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर, गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कहीं कहीं हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं और एचसीएफ दिया है तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल सकते हैं, या एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? पूरे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। और अब मैं समझती हूँ कि आपको फंडामेंटल थ्योरम का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो रियल नंबर है उसमें यूक्लिड क्या बोलता है और फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है। ये चीज आपको अच्छे से आ गई होगी कि फंडामेंटल थ्योरम लिखा हुआ है तो क्वेश्चन का तरीका क्या है, यूक्लिड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन का तरीका क्या है। और मेन यही था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आज हम इतना ही पे क्लोज करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।